वेलकम बैक स्टूडेंट, माय नेम इज अभिषेक सिंह। आई एम प्रोफेसर ऑफ साइंस। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हेरिडिटी से रिलेटेड पढ़ाई किया था कि उसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। तो उसके आगे का टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे हेरिडिटी क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया, जो जीन्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, वो हमारे अंदर आए। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ पहले से स्टार्ट कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता है, ना इसे साइंटिस्ट प्रूव कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली अर्थ पे कौन सी लाइफ आई, कैसे आई, ये कोई भी डिस्कस किया है, बट इसके बारे में कोई अभी तक बेहतर से बेहतर एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग ने कैसा जन्म लिया, हमारा सबसे फर्स्ट स्पीशीज क्या था, ये अर्थ के ऊपर सबसे पहला चीज क्या आया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म as a response to natural selection is called the evolution। ये इसका evolution का definition है। तो इसका मतलब क्या लिखा गया है, जैसे कि formation of new species, formation मतलब नया species due to change in specific character of the several generation to generation change होते क्या हुआ है, हमारा evolution हुआ है। ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रेस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किसे सिलेक्ट करता है और किसे सर्वाइव करवाता है। जैसे कि दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वीक होता है। तो वीक को तो नेचुरल सिलेक्शन में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वीक क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो हमारे पास बचते हैं स्ट्रॉन्ग वाले स्पीशीज। ठीक है, इट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन हुआ कैसे? तो समझिए कि सबसे पहले हमारा जो अर्थ था, तो अर्थ इज अ प्लेनेट। ठीक है, बट प्लेनेट था, लेकिन वो कैसा था, उसके ऊपर कोई लाइफ नहीं थी, उसके ऊपर कुछ नहीं था। तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे बारिश हुई, फिर जाके अर्थ ठंडा हुआ। पहले वो हीट, जैसे कि हमारा सन था वैसा हीट होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे रेनफॉल हुआ तो कम हो गया, ठंडी बढ़ती हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, और बारिश ज्यादा हुई तो अर्थ क्या हुआ, कोल्ड हो गया। कोल्ड होने के बाद क्या हुआ, वहां पे ओशन बने, पानी आया। अब कैसा, हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर कितना परसेंट वाटर है, 71% क्या है, वाटर है। ठीक है, बट इसमें से सिर्फ हम लोग वाटर कंज्यूम करते हैं 1%, बाकी सब क्या है, ओशन वाटर है। ठीक है, सबसे पहले हमारे अर्थ पे क्या आया था, ओशन वाटर। अब ओशन वाटर तो सॉल्टी होता है, हम लोग इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइफ स्टार्ट होती है ओशन वाटर से। ओशन वाटर में क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे अर्थ पे बहुत सारे मीटेरॉइड्स ये सब गिरे, धमाका हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे सब गैसेस, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हुआ, निकले। ठीक है, ये सब गैसेस क्या हुए, एक दूसरे से रिएक्ट हुए। ठीक, तो सबसे पहला लाइफ हमें मिला था ओशनिक वाटर में। ठीक है, तो ओशनिक वाटर में सबसे पहला लाइफ मिला था, जिसे हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। तो ये एल्गी बना कैसे? ठीक है, तो एल्गी हमारा क्या रहेगा, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, इसमें दो गैमेट कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते। सिंगल गैमेट से क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। ठीक है, उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, इवोल्यूशन का एविडेंस भी है, आगे बहुत सारे अच्छे टॉपिक है। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। इवोल्यूशन का मतलब तो हमने जान लिया, इज अ डेफिनेशन, इट्स कम फॉर द 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, यू रीड इट आउट। लेट्स स्टार्ट। 350 करोड़ ईयर बैक देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ। कभी 350 करोड़ साल पहले धरती पे कोई लाइफ नहीं थी। ठीक है, ये किसने बताया? ये थियरी है, हम लोग को एविडेंस नहीं मिला है, ये एक थियरी है। थियरी बताया गया है कि 350 करोड़ साल पहले अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी। ठीक है, कुछ तो रहेगा, लाइफ नहीं थी तो कुछ तो रहेगा ना। तो उसे में हमें क्या मिला था, देन सिंपल एलिमेंट लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड। हमें क्या मिला, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे। ठीक है, ये कंपाउंड हमें कहां मिले, ओशनिक वाटर में मिले, गैसेस के फॉर्म में मिले। ठीक है, नेक्स्ट
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, हमने इसकी बात की थी पिछले क्लास में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसे बोला जाता है? सो न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए को बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई ना कोई डीएनए बना रहेगा, और वो डीएनए बना कैसे? तो बहुत सारे गैसेस क्या हुए, रिएक्ट हुए, उसे डीएनए बना, प्रोटीन बना, न्यूक्लिक एसिड बना, आरएनए बना, कार्बोहाइड्रेट्स बने, ग्लूकोज बना, इतने सारे मॉलिक्यूल बनने के बाद हमारा क्या बना? एक ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था? वो ऑर्गेनिज्म था हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म था? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, दे फॉर्म फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड। अब ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन ये भी तो किसी ना किसी से बने रहेंगे, जैसे कि हमारे सिंपल कंपाउंड से बने। सिंपल कंपाउंड हो गए लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब से बना रहेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, phosphorus, metals, non-metals, they all are the simple form of compound, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके आगे टॉपिक देखते हैं, लाइक एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। आइए हम देखते हैं पीछे। पहले हमने देखा कि हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था, तो कैसे बना? First primitive cell may have been formed from mixture of different types of organic and inorganic compound. हमारा जो सबसे पहला सेल था वो किससे बना था? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ था। तो वो सेल कैसे बना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मैंने आपको बताया कि लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सब मिलके हमारा क्या बनाया? एक प्रिमिटिव सेल बनाया। प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है। तो सेल बनाया। तो सेल बना कैसे? नंबर ऑफ सेल में हैव इंक्रीज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। अभी समझिए कि ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के बाजू में बहुत सारा नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऐसे हाइड्रोजन बहुत सारे होंगे। तो ये मिल के इन्होंने क्या बना दिया? एक सेल बना दिया, ठीक है। अब ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था? हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए होता है। और ये डीएनए जब भी बनता है तो एक लाइफ बनाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल में हैव इंक्रीज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग केमिकल। तो इसके आजू बाजू में बहुत सारे केमिकल्स थे और वो सब केमिकल एक साथ आ गए, तो हमारे पास क्या आ गया? एक सेल आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाए? ऑर्गेनिज्म बनाए। दे शोड ग्रोथ, अडेप्टेशन एसेट्रा। क्या दिखाया इन्होंने? ग्रोथ और एडेप्टेशन दिखाया। ग्रोथ मतलब क्या होता है? अभी समझिए कि एल्गे सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। अभी एल्गे क्या हुआ? टाइम टू टाइम क्या हो गया? बढ़ते गया, ठीक है। बढ़ते क्या हुआ? इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट था सिंगल न्यूक्लियस में। अभी डीएनए क्या हुआ? इवोल्यूशन होते गया, इवोल्यूशन होते गया वो सेल, और वो सेल इवोल्यूशन हो के क्या हो गया? एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। एट प्रेजेंट करोर्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल। अभी इस अर्थ पे करोर्स में हमारे पास क्या है? स्पीशीज प्रेजेंट है। किसके? प्लांट और एनिमल के। तो हमने देखा रहेगा बहुत सारे प्लांट है, बहुत टाइप के प्लांट्स है, एनिमल भी बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत टाइप के एनिमल्स है। जो आपने देखा नहीं रहेगा वैसे टाइप्स के भी एनिमल्स है, ठीक है। अभी भी उनके ऊपर रिसर्च स्टडी चल रही है कि वो आखिर में बने तो बने कैसे, ठीक है। बहुत अजीबोगरीब टाइप के भी एनिमल्स, प्लांट है इस अर्थ पे, अभी भी उनके ऊपर क्या चल रहा है? रिसर्च चालू है, ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसको डिवाइड किया था? टोटल 5 किंगडम में, ठीक है। 5 किंगडम में, तो उसमें से सबसे पहला था हमारा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहला हमारा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आता है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर क्या था? अमीबा। सबसे पहला एनिमल था अमीबा, हमारा जो यूनिसेल्युलर एनिमल में आता है, ठीक है। मल्टीसेल्युलर एनिमल में आता है हमारा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल से बड़ा इस धरती पे अभी तक कोई जानवर नहीं है। हाँ, डायनासोर्स थे, बट वो अभी क्या हो गए? गायब हो चुके हैं, तो हम उनको नहीं गिनेंगे। बट अभी के प्रेजेंट में हमारे पास सबसे बड़ा जो मल्टीसेलुलर एनिमल है वो है ब्लू व्हेल, ठीक है।
प्लांट्स, लेट कंसीडर प्लांट में क्या होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है कोलेरा है, ठीक है, और मल्टीसेलुलर हमारे पास क्या है बनियान ट्री है। बनियान ट्री से कोई भी बड़ा ट्री अभी तक नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन स्टोरीज आर देयर। क्या बोला गया है कि ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, हम जो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन और इवैल्यूएशन क्या स्टोरी भी बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरी दिया है, ठीक है। तो वो हम अभी क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। आइए सो लेट्स स्टार्ट विद द थियरी ऑफ इवैल्यूएशन। अभी हमने पहले देखा कि इवैल्यूएशन क्या होता है, अभी हम देखते हैं थियरी ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये थियरी क्या बताता है हमें, प्रोटोप्लाज्म क्या था, सबसे पहला हमारा सेल था, ठीक है, फर्स्ट लिविंग मटेरियल। और ये कहां पाया गया हमें, ओशन में। ये कोई धरती पे नहीं मिला है, ये ओशन में मिला है। तो ओशन में क्या, इसका मतलब क्या है कि ओशन में जैसे कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना और ओशन में बहुत सारे टाइप के केमिकल प्रेजेंट थे, उसके वजह से क्या हुआ ये बन गया, ठीक है। ये बना कैसे, तो समझिए कि एक हाइड्रोजन था, एक कार्बन था, ऑक्सीजन था, तो ये तीनों मिलकर इन्होंने क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद हमें क्या मिला, प्रोटोप्लाज्म मिला, ठीक है। सो टाइम टू टाइम चेंजेस ऑकर यूनिसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्या होगा कि टाइम टू टाइम क्या हुआ, चेंजेस हुआ, वो सेल के अंदर क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, सेल कॉम्प्लेक्स हुआ, सेल अलग अलग हुए, और सेल अलग अलग होते होते टाइम टू टाइम वो कौन सा है, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, बाद में कौन से ऑर्गेनिज्म बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जिसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, These changes take place over 300 to 350 करोड़ ईयर एगो। क्या लिखा गया है ये थियरी के हिसाब से कि जैसे कि 300 साढ़े 300 करोड़ साल पहले ये सब टाइम लगा होने में, ठीक है। ये नहीं कि आज हम लोग ने ये एक सेल हुआ और अगले दिन वो पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इतने बनने में कितना साल लग गया, 300 टू 350 करोड़ ईयर लग गए, ठीक है। Progressive development of plant and animal from the ancestor having different structural and functional organization is called the इवोल्यूशन। क्या बोला गया है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब अभी एक सेल था, वो सेल क्या हुआ, डिवाइड हुआ, सेल डिवीजन जिसे कहते हैं, सेल डिवाइड हुआ, तो प्लांट के सेल प्लांट सेल में डिवाइड हुए, एनिमल सेल के एनिमल सेल में डिवाइड हुए, ठीक है। और ये कहां से आए, एंसिस्टर मतलब हमारे पूर्वज, हमारे भी पूर्वज अभी कैसा बोलेंगे कि हम बंदर से आए हैं, ठीक है। तो अब कोई मानेगा कि हम लोग पहले बंदर थे, फिर बंदर से क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे हाथ बड़े होते गए, पहले बंदर थे वो पेड़ पे चढ़ते थे, ये सब इधर उधर भागते रहते थे, वो चार पैरों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब क्या, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवनेस आया, और ये प्रोग्रेसिवनेस कहां से आया, हमारे एंसिस्टर्स के पास से आया, ठीक है। तो सबके एंसिस्टर अलग अलग होते हैं, ह्यूमन बीइंग के एंसिस्टर अलग थे, प्लांट के एंसिस्टर अलग थे, एनिमल के एंसिस्टर अलग से, ठीक है। और उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था वो भी डिफरेंट था, ठीक है। अभी समझिए कि बर्ड्स, अभी जो हैन है, ठीक है, अब हैन क्या उड़ नहीं पाती है, क्यों नहीं उड़ पाती है, क्योंकि उसने विंग्स का कभी यूज ही नहीं किया, वो सिर्फ पैर पे चलते रहती है, ठीक है। थोड़ा बहुत उड़ लेती है, नहीं तो नहीं उड़ पाती है, ठीक है। तो यही थियरी को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे थियरी है, बहुत सारे एविडेंस है, कोई भी देखो थियरी दिया जाता है, लेकिन थियरी किसके ऊपर बेस्ड रहता है, एविडेंस के ऊपर बेस्ड रहता है। अगर एविडेंस नहीं रहेगा तो थियरी को मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थियरी, जैसे कि बहुत सारे थियरी है और उसके बहुत सारे एविडेंसेस है जो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे थियरीज के हिसाब से कितने सारे थियरी, 1 2 3 4 5 6 टाइप के थियरी है, और ये थियरी हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो थियरी है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट एनाटॉमिकल एविडेंस, नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन एविडेंस की तरह काम करता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब एम्ब्रियो कैसा रहता है स्टार्टिंग में, जहां पे सेल डिवीजन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो कैसा रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड। स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, जब एम्ब्रियो बनता है ना तो सबका एम्ब्रियो सेम सेम दिखता है, ठीक है। तभी हम लोग ये नहीं कर सकते कि अरे ये तो इसकी तरह दिखता है, ये इसकी तरह दिखता है, सबका जो एम्ब्रियो रहता है वो सेम ही दिखता है, ठीक है। तो आइए हम इसको एक एक करके सबको देखेंगे और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट करेंगे, ओके।
तो आइए स्टार्ट करते हैं एविडेंस ऑफ इवैल्यूएशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एविडेंस था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, जैसे कि आपने शीप देखा रहेगा, शीप और डॉग। तो ये शीप और डॉग के बीच में फर्क क्या है, तो वो शीप के ऊपर बहुत सारे बाल रहते हैं, डॉग के ऊपर नहीं रहता है, बट उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सेम रहता है। जैसे आगे से निकला हुआ रहता है, दो आंख रहती है, दो कान रहते हैं, तो वो दोनों का फेस का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो सेम रहता है। तो देखिए क्या रहता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में, सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा एविडेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल शो मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर बॉडीज। बहुत सारे जानवर रहेंगे जो एक दूसरे से जैसा सेम दिखते रहेंगे, ठीक है, बट वो अलग कैटेगरी में बिलोंग करते रहेंगे, बट दिखते सेम है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, आई पोजीशन, नॉस्ट्रिल्स, ईयर पिना, ये सब क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, प्लांट ऑल्सो शो सिमिलैरिटी लाइक लीफ शेप। अब बहुत सारे प्लांट देखे रहेंगे जिसका लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, उसके ऊपर जो वेनेशन का स्ट्रक्चर रहता है वो भी सेम रहता है। नेक्स्ट लीफ पेटियोल सेम रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा हमें सिमिलैरिटीज देखने मिलती है, बट फिजिकली। ठीक है, these similarities indicate that their origin must be same and must be a common ancestor। तो ये similarities हमें indicate करती है कि उनके जो ancestor रहेंगे वो कैसे दिखते रहेंगे, इनकी तरह सेम दिखते रहेंगे। ठीक है, प्लांट में भी सेम रहता है, तो कॉमन एंसेस्टर रहेंगे, इसलिए उनका प्लांट और जो भी प्लांट का लीफ है या एनिमल का माउथ है ये सब सेम दिखता है फिजिकली। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट एविडेंस है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब जो अंदर से, ठीक है, लाइक बॉडी, जो बॉडी के अंदर बोन है उसका स्ट्रक्चर कैसा सेम रहता है। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द बॉडी मस्ट बी सेम। मॉर्फोलॉजिकली देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट फोर लेग, पैटेग्यून ऑफ द बैट एंड फ्लिपर ऑफ द वेल। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज नहीं रहती। अभी समझ लो कि ह्यूमन का जो हैंड है, जो कैट है उसका जो फोर लेग है वो सब सेम नहीं है, बट उधर सेम क्या रहता है, तो सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, जॉइंट ऑफ द बोन, ये सब में सिमिलर्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हेंस दिस इंडिकेट दे मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो इसमें भी क्या बोला गया है कि एनाटॉमिकल एविडेंस में कि हमारा जो बोन का स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा और ये हमारे पूर्वजों से क्या रहेंगे, एंसेस्टर से क्या रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं। तो नेक्स्ट एविडेंस है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब पहले हमारे एंसेस्टर के पास था, बट धीरे धीरे वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। ठीक है, अभी के जमाने में वो नहीं है, बट कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे अंदर जो काम नहीं देते हैं बट हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा अपेंडिक्स, टेल बोन, विजडम टीथ, ईयर पिना, ये सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी में किसी भी काम की चीज नहीं है, बट इट इज प्रेजेंट। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। यूजलेस ऑर्गन, समटाइम डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप ऑर्गन। ये क्या कैसे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि या तो पूरा यूजलेस ऑर्गन होता है, या तो डीजेनरेटेड रहते हैं, या अंडर डेवलप रहते हैं, पूरी तरह डेवलप हुए नहीं रहते हैं। अर्लियर यूज बट नॉट इन द यूज टुडे, पहले ये यूज होते थे बट अब ये यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल चार है हमारे पास, अपेंडिक्स, टेलबोन, टेलबोन को हम लोग कॉक्सिस भी बोलते हैं, विजडम टीथ है और ईयर पिना है। नेक्स्ट हमारे पास एविडेंस है जिसको हम लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। अच्छा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हमारा बहुत ही खास एविडेंस है जिससे हम लोग पुरानी हड्डियों या बोन्स को पता कर सकते हैं कि बोन्स किसकी है और ये कितने सालों से पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी मंदिर हो, ठीक है, बहुत ही पुराना मंदिर होता है, तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि इसके नीचे जो भी ये है अपने पास एविडेंस है तो वो इतना पुराना कैसे है। ठीक है, तो वो हम लोग पता करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के मदद से। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड इनसाइड द अर्थ। क्या हुआ, अभी समझ लो कि कोई डिजास्टर आया, जैसे फ्लड आया, वोल्केनो इरप्शन हुआ, फिर फ्लड आया, डिजास्टर, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भी एनिमल्स थे मरते गए, फिर उनका क्या हुआ, लेयर टू लेयर क्या हो गए, सॉइल ऊपर चढ़ते गया। ठीक है, कुछ पत्थर में कन्वर्ट हो गए, कुछ मिट्टी के अंदर दफन हो गए। ठीक है, सो डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एटसेट्रा, ये सब की वजह से क्या हुआ, हमारे जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे वो अर्थ के अंदर क्या हो गए, बरीड हो गए। ठीक है, और वो क्या बन गए, हमारे फॉसिल्स बन गए।
सो साइंटिस्ट स्टडी दिस फॉसिल, ये फॉसिल्स को साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कैसा स्टडी करते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, अभी समझिए कि हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 होते हैं। सो कार्बन 12 इज द लास्ट, बट कार्बन 12 के बाद जो कार्बन रहते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन डेटिंग मेथड है उसके अंदर कौन सा कार्बन यूज करते हैं, C14 कार्बन यूज करते हैं। किसके लिए? फॉसिल्स का पता करने के लिए, फॉसिल्स कितना पुराना है। ठीक है, सो कार्बन कॉम्पोजिशन of plant and animal stop after death and only decaying process of C14 carbon occur। decaying मतलब क्या होता है, C14 कार्बन के अंदर से रेडिएशन निकलते रहते हैं, उसको हम लोग decaying process बोलते हैं। ठीक है, so the death of the plant and animal can be calculated by measuring radioactive of the C14 carbon and ratio of the C14 and C12 carbon in their body। so इधर क्या बताया कि जो प्लांट डेथ हो जाता है और जो एनिमल डेथ हो जाते हैं, तो डेथ होने के बाद क्या होता है, उनके अंदर ना कार्बन कंजप्शन होना बंद हो जाता है। ठीक है, और कार्बन कंजप्शन होना बंद हो जाता है तो मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो उनके अंदर कौन सा कार्बन प्रेजेंट रहता है, C14 कार्बन रहता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और ये रेडिएशन को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जब रिलीज करता है तो वो रेडिएशन को मेजर करके साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, फॉसिल्स का पता करते हैं कि कितने साल पुराना है, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, और ये किसमें पता किया जाता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में पता किया जाता है। ठीक है, अभी इसके आगे और 2 एविडेंस है, आइए वो देखते हैं। सो नेक्स्ट एविडेंस है हमारे पास कनेक्टिंग लिंक, और उसके बाद है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो पहले देखेंगे कनेक्टिंग लिंक एविडेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर और जो भी सिमिलर कैरेक्टर रहते हैं हमारे पूर्वज से, वो दोनों मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, अभी समझ लीजिए कि पेरिपेटस क्या होता है, छोटे छोटे एनिमल्स। ठीक है, और वो एनिमल्स क्या बोला जाता है, पैरापोडिया। पैरापोडिया मतलब क्या होता है, जैसे कि कैटरपिलर के बाद छोटे छोटे पैर रहते हैं, आपने देखा रहेगा, तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, एनिलिडा कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन मतलब उनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट रहता है, और उससे वो लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, so that is there is a connecting link between the annelida and the arthropoda। तो ये दोनों क्या बताता है, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बताता है। कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि लंगफिश क्या करता है, परफॉर्म रेस्पिरेशन, और एम्फीबियंस भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, लंग। तो लंग से लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में ना सभी जानवरों के एम्ब्रियो जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं कर सकता कि ये इसका एम्ब्रियो है, ये इसका एम्ब्रियो है। ठीक है, तो इसका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। सो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द वेरियस वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो के बाद फीटस होता है, फीटस जब डेवलप होता है तब जाके पता चलता है कि ये किसका एम्ब्रियो है। ठीक है, so all the embryos show major similarities of the earlier stage। तो अर्लियर स्टेज पे एम्ब्रियो हमें कैसा दिखता है, सिमिलर दिखता है। ठीक है, जैसे कि और धीरे धीरे जाके वो क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है सिमिलैरिटीज। अब समझिए कि एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में अभी समझिए कि डॉग का एम्ब्रियो है, फिर ह्यूमन बींग का एम्ब्रियो है, लायन का एम्ब्रियो है, टाइगरस का एम्ब्रियो है, किसका भी एम्ब्रियो हो, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में वो सेम दिखता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है। और जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे पता चलता है कि हमें ये इसका एम्ब्रियो है, ये इसका एम्ब्रियो है। ठीक है, सो दिस सिमिलैरिटी शो दिस एनिमल मस्ट हैव अ कॉमन ओरिजिन। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हमें क्या बताता है कि हमारे जो पहले के जानवर थे और अभी के जानवर है, और हमारे ह्यूमन बींग्स और पहले के ह्यूमन बींग्स थे, ये सबका एम्ब्रियो कैसा था, सेम था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 6 टाइप के एविडेंस और इवोल्यूशन थे। तो इवोल्यूशन के एविडेंस हमें बताते हैं कि ये थियरी सच है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग लेमार्किज्म देखेंगे, स्पीशिएशन देखेंगे, डार्विन थियरी देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।